बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। मैं आपका होस्ट अली काजी। आज मैं अकेला हूँ और आप लोगों के इंशाल्लाह ताला सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। आप लोगों को नीचे देख रहे होंगे एक टेलीफोन नंबर भी चल रहा है जिसके ऊपर आप हमें लाइव कॉल इन भी कर सकते हैं। नंबर है 0208-662-4550 या आप लोग हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@ikra.tv। आई रिपीट दैट, info@ikra.tv। तो उम्मीद है आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजेंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को सही जवाब दिया जाए। ठीक है, आजकल आपको पता है दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है इन रिलेशन टू फाइनेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपना बेस रेट जो है वो बढ़ा दिया था पिछले हफ्ते, और उसकी क्या इम्पैक्ट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप लोगों को होपफुली आगे पता चल भी जाएगा उसका, along with what's actually happening in the world as well. और these are certainly tough times। और जिस तरह इन्फ्लेशन जो है इज़ प्रोडिक्टेड टू गो अबव 8% इज़ वेल। इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन का मतलब ही यही है महंगाई। जो आपकी जो डेली कमोडिटीज़ हैं, जिस तरह फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, यूटिलिटीज़ होगी, गैस, इलेक्ट्रिक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा महंगी हो रही हैं। और इनकी क्या रीज़न्स हैं, ये क्यों महंगी हो रही हैं? सबसे पहले तो हमने ये वजूहात पता करनी होती है। इनकी रीज़न्स ये भी है कि देयर इज़ अनस्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट with what's happening in Europe with the Russian and Ukrainian war that's happened। और आप लोगों को जिस तरह पता भी होगा, न्यूज़ के अंदर भी पता चल गया होगा कि रशिया इज़ एक्चुअली द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर in the world for oil, and certainly as far as gas is concerned, more or less सारे यूरोप को ही वो गैस प्रोवाइड करता है। और जब अगर वहाँ अनस्टेबिलिटी हो जाए, और जिस तरह ये सैंक्शंस हैव प्रूव्ड दैट, तो अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस विल गो अप। ये सिर्फ यूरोप के अंदर नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड है। जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो हर जगह जो है महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि आपकी अगर बेसिकली मनी इज़ लूजिंग वैल्यू, दैट्स व्हाट इन्फ्लेशन मीन्स। ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस अगर आप 1 पाउंड की जो चीज़ ख़रीद सकते थे 6 महीने पहले या साल पहले, अब उस 1 पाउंड के अंदर वो चीज़ शायद ना आए। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम हुआ हुआ है यहाँ पर। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे? बेसिकली अगर आपने पैसे अपने बैंक में रखे हुए हैं या इधर उधर रखे हुए हैं, मनी इज़ लूजिंग वैल्यू। सो द बेस्ट थिंग टू डू is to buy some sort of a commodity. अब commodities could be anything. ठीक है, it could be gold, it could be silver, it could even be a house। और यहाँ हम लोग आप लोगों की मदद करेंगे कि जहाँ पर अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं कि हाउसिंग लैडर के ऊपर आप लोग किस तरह पैर रख सकते हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते कुछ लोगों का फ़ोन आया था और उनको मैंने कहा भी था कि आई विल डेफिनेटली कॉल देम बैक। अनफॉर्चुनेटली मैं एक्चुअली कोशिश तो करी थी कॉल करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का नंबर जो पीछे हमने रिकॉर्ड किया था वो मेरा ख्याल है 1 या 2 डिजिट्स जो थी आउट थी। तो आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि आप प्लीज़ फिर से नंबर ज़रूर भेजें आप अपना, और इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मकसद मेरा ये है कहने का कि मैंने वाकई ही कोशिश करी थी फ़ोन करने की। अच्छा, राइट, ओके। नाउ if money is losing value, what do we do? What is the way out? Well, unfortunately, there is no easy way out. मैं तो सिर्फ आप लोगों को यही कह सकूंगा कि अगर मनी वैल्यू लूज कर रही है तो इट्स बेटर कि यू बाय समथिंग मोर टेंजिबल, समथिंग के कोई कमोडिटी आप खरीद लें उसकी। जिस तरह आप लोगों से मैंने गुजारिश करी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है किसी चीज़ में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं, सिल्वर में भी कर सकते हैं, शेयर्स भी आप ख़रीद सकते हैं,
विच इज़ स्लाइटली मोर रिस्की बाय द वे, या आप जो बेहतर है तरीका वो ये है कि आप कोई घर ख़रीद लें। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअली हाउसिंग मार्केट जो है is still relatively very, very strong. And a lot of people now are actually investing in housing market, क्योंकि to keep that money is not a feasible thing, क्योंकि अगर पैसा जो है वो value lose कर रहा है तो then it's not worth keeping that finance there. तो what is the right way, what sort of properties should be looking at, क्या अफोर्डेबिलिटी है एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप जाके या तो अपने बैंक से मुलाकात करें या आप किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल मोर्गेज एडवाइज़र के साथ बात करें। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं? अगर तो आप अपने बैंक के पास जाते हैं तो आपका बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही प्रोडक्ट की बात कर सकता है, वो और किसी बैंक की बात नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ज़रा मुझे कोल्ड हुआ है, सो आई डू अपोलोजाइज कि आई कीप ऑन यूजिंग द टिश्यू पेपर, सो आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट इन एडवांस। तो मेरा मकसद ये है कि आप अगर बैंक के पास जाएंगे तो वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के पास बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं, नाउ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर एक्चुअली देन गवर्न बाय द FCA एज वेल, सो दे हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर to provide you with the cheapest and with the best product out there as well. तो आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि go and meet a financial advisor, सी कि आप लोगों को क्या कौन सा बैंक क्या इन्वेस्टमेंट आप क्या लेंडिंग कर सकता है आपको। अच्छा, दीज आर बोथ कन्वेंशनल एंड ऑल्सो इस्लामिक एज वेल। और आप लोगों को जिस तरह पता है कि इन दिस शो वी यूजली टॉक अबाउट इस्लामिक फाइनेंस, but we are happy to give advice on conventional mortgages as well. But these are the two ways of going about it. So when you go and meet a mortgage advisor who would sit down with you, अच्छा वो आपसे क्या documentation मांगेंगे before he can actually come back to you and say कि भाई this is what you can borrow. अगर तो आप self employed हैं तो आपकी 3 month बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं उनको। ऐसे 302 वो ज़रूरी है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और ऑब्वियसली जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स जो होते हैं उसके अंदर आपका पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ एड्रेस, और जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है द बिल कैन नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, और जो प्रूफ ऑफ ID है दैट कुड बी एस्टैब्लिश्ड either through your passport, driving license. There are other things as well that you can do, but these are the most favorable. And if you are employed, then what do you need? You need again 3 months bank statements, 3 months pay slips, and again ye passport and a utility bill just to establish your ID as well. Acha, what does a mortgage advisor then do with this? The main चीज़ जो होती है वो ये देखना होता है कि आया के mortgage advisor अब आपके साथ करेगा क्या। तो what he does, he calculates exactly what you're getting, your income and so on and so forth. अच्छा, इसके अंदर ये भी होता है कि P60 भी कभी कभार मांग लेते हैं if you're employed. अच्छा, so he would then look at all the bank lending criterias. And he would establish, क्योंकि उसके अंदर 2-4 चीज़ें और भी आ जाती हैं। There are certain concerns as well कि आपकी उम्र कितनी है, how long you want the loan for, जो mortgage है, how long you want to keep. अच्छा, this is for both conventional and for Islamic mortgages as well. तो what we do then is we establish कि भाई आप लोगों को कौन सा बैंक क्या रेट देता है और कितनी lending दे सकता है। अच्छा, उसके अंदर फिर आपको एक चॉइस आ जाती है कि भाई ये वाला बैंक जो है ये ज़्यादा रेट मांग रहा है लेकिन ये मुझे ज़्यादा पैसे भी दे रहा है, या ये वाला बैंक जो है ये कम रेट मांग रहा है और थोड़े कम पैसे दे रहा है। तो देन इट्स अप टू यू इन टर्म्स ऑफ कि आप लोगों ने कौन सा रूट लेना है। अच्छा, वंस यू एस्टैब्लिश दैट, देन व्हाट हैपेंस इज के जो फेज़ 2 है
अच्छा, और ये मैं आई कांट स्ट्रेस इनफ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू एक्चुअली फाइंड आउट हाउ मच यू कैन बोरो, हाउ मच यू गॉट, आपकी स्पेंडिंग पावर क्या है। और मैं हमेशा ये एक एनालॉजी देता हूँ कि अगर आप एक दुकान पे जाएं, आपके पास पैसे जो हैं वो एक शर्ट के हैं, लेकिन आप देख रहे हैं वहाँ सूट, तो यू वॉन्ट बी एबल टू बाय इट। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर, और ये घर जैसी चीज़ें जो होती हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली आपके पैसे कितने आपकी पावर है टू बोरो। अच्छा, वंस यू एस्टैब्लिश दैट, सेकंड फेज आ जाता है। सेकंड फेज ये होता है कि देन यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी। As mortgage advisors, they don't usually help you with that, but some mortgage advisors might give you a sort of a certain indication, a certain direction. मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि जब आप लोगों को पता चल गया कि भाई ये अब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारी बोरोइंग है, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट वेबसाइट्स, जो एस्टेट एजेंट्स वेबसाइट्स होती हैं। एंड देर आर टू वेरी पॉपुलर वेबसाइट्स, एक तो राइट मूव है और एक जूपला है। दीज टू आर एक्चुअली वेरी वेरी पॉपुलर, और मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि आप दोनों को यूज़ करें। कुछ प्रॉपर्टीज़ जूपला पे होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ राइट मूव पे होती हैं। और स्टेट एजेंट, हालांकि एक बड़ी कॉमन सी बात है, लोग ये समझते हैं कि स्टेट एजेंट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात प्रॉपर्टीज़ पीछे रखते हैं और वो ऑनलाइन एडवर्टाइज नहीं करते, बट दैट एक्चुअली इज़ जेन्युइनली नॉट अ फैक्चुअल थिंग। स्टेट एजेंट की जो सारा बिजनेस का मॉडल है वो यही है, टू शो हाउ मच ही इज़ गॉट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको कांटेक्ट कर सकें। तो आप स्टेट एजेंट्स के साथ रजिस्टर भी करें, एंड रजिस्टर विद एवरी स्टेट एजेंट। जो प्रॉपर्टीज़, अगर वो आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये आ नहीं रही प्रॉपर्टी, उन्होंने मार्केट के ऊपर लगाई नहीं अभी तक, वो इसलिए नहीं लगाई होती क्योंकि या तो उसकी तस्वीरें नहीं आई होती, या कोई ना कोई उसका कोई इश्यू होता है before it comes live on and is then being advertised. It might be a case that the vendor hasn't done their AML checks, so because as estate agents they are also governed, they also have a duty of care to make sure that they have done their due diligence as well. Acha. So once you've actually registered with all estate agents and you have been on Rightmove and Zoopla, यूजली जो सजेशन है वो ये है कि 7 से 10 घर तक आप लोगों को देखने चाहिए। और आई थिंक कि इससे, देखिए, घर तो बेतहाशा होते हैं, अगर 7 to 10 अगर आप देख लें घर, तो देन यू आर इन अ पोजिशन टू एक्चुअली मेक एन ऑफर। अच्छा, सो once you've actually found something that you like, और आप लोगों ने उसको देख भी लिया है पहली व्यूइंग के अंदर, फिर आप यूजुअली होता ये है कि यू हैव अ सेकंड व्यूइंग एज वेल, कि जाके रिकन्फर्म कि भाई ये आया कि इसी तरह है जो हमने पहले देखा था। आप सेकंड व्यूइंग करें, सेकंड व्यूइंग करके देन द स्टेज कम्स एट, इट्स कॉल्ड द ऑफर स्टेज। Offer stage. What is the offer stage? How do you actually make an offer as well? And how do you make a serious offer where the estate agent actually then puts your offer in a more favorable thing? ये बहुत important होता है, 2-3 चीज़ें, कि एक तो नंबर 1 बात ये कि have a relationship or build a friendship with your estate agent. That is really really important. और दूसरी बात ये कि आप estate agent को समझाएं भी कि आपकी financial situation क्या है, whether you've got your solicitors organized, और आप लोग how far you are in your how ready you are for the next purchase of your property. This is basically very very important. आप estate agent के ऊपर जब ऑफर करें तो आप सबसे पहले उनसे ये पूछें कि what will the vendor take? They'll say no. Now, remember one thing, the estate agent is acting always on behalf of the seller, and he is never ever on the buyer's side, because it's the seller that actually pays him. The buyer does not. He has a duty of care to both, but he would always be negotiating on behalf of the owner of the property or on behalf of the vendor. Right, okay. So you make an initial offer.
बट आप एक, एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड सजेशन, कि आप लोग एक पिक्चर भी पेंट करें स्टेट एजेंट को कि लुक, वी लाइक द हाउस because it's got X, Y, and Z, it meets our requirements. Please tell the owner of the property that these are the reasons why we like his house. But also आप उसको ये भी बताएं कि अगर आपने ऑफर करनी है लेस देन द आस्किंग प्राइस, कि आया कि आप लेस देन द आस्किंग प्राइस क्यों कर रहे हैं. You might actually go back and say, look, there are certain things that we need to get changed. There are certain problems with the property. Okay, we might need to change the windows. Yeah, we might need to have a look at the roof or something or the other on those lines. And that is the reason why we're coming in with a slightly lower offer. ताकि estate agent जो है, जब वो मालिक मकान से बात करें, तो वो एक पिक्चर भी पेंट कर सके कि look, Mr. Vendo, they've made an offer. It is below the asking price. But the reason why it's below the asking price is because X, Y, and Z, जो भी आपने उनको factors बताए हैं. दूसरी बात ये कि आप, because you're already going there with a mortgage in principle, which means that you've actually seen what kind of finance you can actually get. So you're in a much better position to tell the estate agent that as well. Jo ke again, because he's acting like a middleman, he then will actually inform the vendor of the property as well. This is very, very important. और यहाँ पर आपकी जो negotiations हैं वो इसी तरह बड़ी strongly put forward हो जाएंगी. अच्छा, so once you've actually made the offer, the estate agent is then legally required to put your offer forward to the vendor. Okay? It doesn't matter at what stage, this is a legal requirement. Every offer has to be relayed to the owner of the property. If an estate agent doesn't do that, he is actually in breach. Okay? So that is something that you really need to be very, very sure of. हमने ये भी देखा है कि कुछ estate agents जो हैं वो insist करते हैं कि आप उनका ही mortgage broker use करें. Again, that is unethical and it is certainly not allowed. क्योंकि इसको आप कहते हैं conditional selling. कि जी अगर आप हमारा broker use करेंगे या आप हमारा solicitor use करेंगे तभी आपको property मिलेगी. This is unlawful and it's not allowed. तो अगर आपको कभी इस तरह का इंस्टेंस हो कि जहाँ जो स्टेट एजेंट है वो आपको इंसिस्ट कर रहा है कि आप उसी का ब्रोकर यूज़ करें या उसी का सोलिसिटर यूज़ करें या उसकी कोई ना कोई चीज़ आप साथ ख़रीदें, तो दैट इज़ कंडीशनल सेलिंग एंड दैट इज़ नॉट अलाउड. इट्स नॉट a good practice. And I know that some estate agents, unfortunately, sometimes do go that route as well. Lekin you can make a complaint and you can actually report them as well, and they can't do anything in regards to that. Acha. So once you made the offer and the offer has then been accepted, right? Okay. So the estate agent would then prepare a memorandum of sale. What is a memorandum of sale? A memorandum of sale is a document which is provided, which has the details of yourself as a buyer or the seller, and the seller and the seller. So if you're the buyer, it will have your details without your telephone number on it, and it will also have the owner of the property's details as well, along with your solicitor's details and their solicitor's details, along with the price that's been agreed, whether it's a leasehold or a freehold property, and also if there are any conditions. क्योंकि negotiations के अंदर कभी कभार हम लोग conditions भी लगा देते हैं. For instance, one condition which is actually quite popular is कि जी we want to exchange contracts within 28 days या 14 days, या हम लोग ये चीज़ include कर देंगे इस घर के अंदर, that kind of thing. So there are special conditions there as well,
वो भी आप हमेशा सेल्स मेमोरेंडम के अंदर देख लेना। लेकिन सेल्स मेमोरेंडम की जो प्राइमरी जॉब है वो ये है कि टू पुट ऑल पार्टीज इन कनेक्शन विद ईच अदर, कि भाई ये हम लोगों ने इस्टेब्लिश अभी तक ये किया। एंड देन व्हाट हैपेंस नाउ इफ यू आर द बायर, फिर आपका जो व्हील्स हैं इन मोशन हो जाते हैं, बोथ फ्रॉम द लीगल एस्पेक्ट and from the financial aspect as well. Okay, so the first thing you would do is you would actually go back to your broker, your mortgage broker, and you would tell him, okay, look, we have now offered on a property which has now been accepted and the memorandum of sales have gone out. What the broker does then is that he will then go back to the bank and he say, okay, look, you know, we've got everything established. Now we want you to send in a chartered surveyor. ठीक है, a chartered surveyor. ठीक है, a chartered surveyor is a person who then goes and sees the property to see if it's actually worth the money that the bank is lending you, which is a very, very important thing, by the way. ठीक है, now there are three primary surveys, three kinds of surveys. There is a standard mortgage valuation, which is just where the surveyor would go out, he would have a look at the property and establish कि property खड़ी हुई है, और अगर वो 1 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी है तो वो यही कहेगा हाँ जी 1 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी है, so the lending is good on that. That is a basic mortgage valuation, just to see कि भाई वो property आया के is it worth it or not. The second kind of survey is a home buyer survey. Home buyer survey थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा extensive होता है, और personally speaking कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा हो, क्योंकि such a big massive investment, I think कि survey number 2 which is a home buyer survey is definitely preferable, क्योंकि उसके अंदर वो आपको ये बता देते हैं कि आया कि if there is anything wrong with the property. For instance, there could be damp there, और आपको पता है जिस तरह का ये मुल्क है, ठीक है, यहाँ पर डैम्प होती है मोर और लेस काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है, or there could be some other issues with the roof or with the windows, but they basically do a little bit more extensive, और वो हर चीज़ चेक करते हैं कि भाई is everything as it should be. तो ये जो है ये एक वाला सर्वे, होम बायर सर्वे, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड सर्वे जो है वो है स्ट्रक्चरल सर्वे, लेकिन उसका मैं आपको डिटेल्स दूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद. ब्रेक के इस पार मैं आपका इंतज़ार करूंगा. शुक्रिया.